Okay, Assalamu alaikum everyone. This is Sajida Razak. If my voice is clear, do let me know, then I will start it. Okay, so let me introduce myself first. I am Sajida Razak and I am a PMS officer. Right now, I am undergoing a training here in Lahore, and I have been appointed as an assistant commissioner recently through PMS Provincial Management Services in Punjab. And okay, that's nice. If voice is clear, then I'll start it. Okay, before starting the session, again I will be telling you that I belong to Provincial Civil Services, Provincial Management Services, and I joined it in 2020. Recently I have been going through my academic training here, which is going to close right now. ओके सो मैं कुछ पॉइंट्स पे पहले सबसे पहले बात करना चाहती हूँ जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो क्यों उनके रिटन में मार्क्स अच्छे नहीं आते और जिसकी वजह से उनका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहले और बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते या महीना अगर कोई ना कोई वो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन दे आर जस्ट ओनली रीडिंग इट और उसकी वो रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है, और कई दफ़ा जब कोई स्टूडेंट जिसका पास नहीं हो पा रहा होता है और जब उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई आप कहाँ से लैग हो रहा था या क्यों कमी रह गई है, तो उसका आगे से जवाब ये आ रहा होता है कि पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, तो उनके जो 4-4 5-5 क्वेश्चंस है पेपर में जब सॉल्व करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट उनसे नहीं हो पाई और सवाल जो है ना उनका एक आधा रह जाता था, या उस टाइम पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पढ़ता तो हर कोई है, ज़ाहिर है कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में जब कोई भी जा रहा होता है पेपर हल करने के लिए तो सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, किसी का लॉ का बैकग्राउंड होता है, किसी ने आर्ट्स में बहुत अच्छी डिग्री की होती है, कोई सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, किसी ने IR पढ़ी होती है। और इतने कमाल के सब्जेक्ट्स में क्वालिफ़िकेशंस करने के बावजूद फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो होता ये है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है और उन्होंने इस एग्ज़ाम की बेसिक नौइयत को नहीं समझा होता है और उस टाइम पे उन 6 दिनों में 6 से 7 दिनों में वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इन चीज़ों की वजह से वो अपने जो है ना कंपेटिटिव एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे होते हैं। और कंपैरेटिवली वो लोग जो कि पास कर जाते हैं उनकी कामयाबी का राज ये होता है कि वो एक तो अपने टाइम को मैनेज रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल अपने होशो हवास में टाइम को मैनेज करके और आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने तैयारी की हुई हो, क्योंकि सिलेबस तो किसी का भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। बट मेन पॉइंट ये है कि आपकी जो प्रेपरेशन है आपने इस माइंड सेट से की हुई हो कि at the time of performing in your examination you are going to complete all the questions in the due time और आपने हर क्वेश्चन को प्रॉपरली जो है वो सॉल्व करना है। ये नहीं है कि आप एक सवाल को 8 से 9 पेजेस पे लेके जा रहे हैं, दूसरा सवाल आपका 2 से 3 पेजेस पे जा रहा है, तीसरा सवाल आपका जो है फिर 4 पेजेस पे जा रहा है। तो उस तरह से कोई सिमेट्री आपके पेपर में नहीं बन रही होती है। तो वो जो सिमेट्री बनानी होती है या जिस तरह से आपने सवाल को ले के चलना होता है वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपने पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस की हो। स्पेशली आपका एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो इस एग्ज़ाम की जो बेसिक नीड है वो ये है कि आपको दिन में 6 से 7 घंटे पेपर में लिखना है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट फ्रेश माइंड के साथ आपने लिखना होता है। आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया, आप सारी रात बैठे रहेंगे या दिन में बैठे रहेंगे या 18 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे। उनका जो बॉडी क्लॉक होता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं उसमें 9 बजे पेपर होता है स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, 9 से 12, फिर 2 से 5 बजे तक। लेकिन पेपर से पहले वाली उनकी जो रूटीन होती है वही रात को जागने वाली या सुबह सोने वाली
या उस टाइम पे उनकी कुछ और एक्टिविटीज़ रह रही होती हैं, तो ये वाली चीज़ें मैं डायरेक्टली आपके पेपर पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, क्योंकि आप फिर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी तो नहीं, खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल ऐसे आपने प्लानिंग के साथ लेके चलना होता है, फिर ही आप प्रॉपर जो है वो एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाह रही थी, दैट इज़ अबाउट योर बॉडी क्लॉक, दैट हाउ to manage it. Like you need to at least from before your examination, आप 1 माह पहले या 2 माह पहले एटलीस्ट अपने सोने जागने की जो रूटीन है उसको थोड़ा सेट करें। आई नो देर मस्ट बी मैनी पीपल जो कि जॉब कर रहे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगेन कंसेक्टिवली आप डेली बेसिस पे जो है वो चाहे थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन आप एक रूटीन के साथ जब चीज़ों को लेकर चल रहे होते हो तो यू डेफिनेटली कैन मैनेज। और हर शख्स को पता होता है कि वो कहाँ पे किस जगह पे उसकी कमी है और किस जगह पे वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा होता है। तो अपनी जो कमियों को बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद आपको उस पर वर्क करना है और उसको लेके चलना है। और इस एग्ज़ाम को आपने ये नहीं कि रट्टा मार के या सिर्फ किताबें पढ़ के या सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ के फैक्ट्स फिगर्स को लेके चल के तो आप जो है वो बैठेंगे और वो पास हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू चेंज योर ऑल रूटीन। आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे जब आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो जब आप अपना आगे वाला रिजल्ट देखेंगे तो आपको आज की जो परेशानी है वो परेशानी नहीं लगेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने वो जो 1-2 माह है उसमें अपनी रूटीन को बिल्कुल सेट करना है कि वो जो 6 घंटे एग्ज़ाम के टाइम के उस टाइम पे आप मेंटली फिज़िकली एक्टिव रहना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपके एग्ज़ाम वाले दिन जाएंगे तो आप एक्टिव होंगे और आपका जो आप परफॉर्म भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक हो गया। सेकेंडली होता यह है कि जो रिटन प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे होते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप पेपर में लिखना शुरू करते हैं तो आपका ना हाथ रुकना शुरू हो जाता है। आप आधा सवाल लिखेंगे या पूरा लिखेंगे, आपके कलम और आपके माइंड की आपस में कोई सिमेट्री नहीं बन रही होती है। आप सोच कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ रहे होते हैं, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस नहीं की होती है। जब आप पहले लिखना शुरू कर चुके होते हैं ना, काफ़ी अर्से से आपकी थोड़ी आदत होती है लिखने की, आपके माइंड को भी आदत होती है उसी तरह जल्दी सोचने की, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जो है दैट इज़ द की टू एग्जामिनेशन। कई दफ़ा एक और कमी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कई लोगों में, और शायद हमने भी स्टार्ट में ये वाली की होगी, तो उसमें ये आता है कि दिस इज़ अ रिटन एग्जामिनेशन पहले, बाद में इंटरव्यू होता है। तो हम ये करते हैं कि हम स्टार्ट में ही कि हाउ वी विल बी परफॉर्मिंग, कि हमारे क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, हम किस तरह से आंसर करेंगे, हमने कैसे अफसर बनना है, हम ये वाली चीज़ें जो है ना उन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं और हमारी जो मेन जो चीज़ होती है ना उससे हटना शुरू हो जाते हैं। मेन आपका ये होता है कि आप भाई पहले 12 पेपर पास करें, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा ये चीज़ें सोचने का, बहुत टाइम होगा आपको इन सवालों के जवाब देने का। उस चीज़ से ज़रा आप उसको अवॉइड करें और फोकस्ड रह के जो है ना वो अपनी तैयारी करें। दूसरी चीज़ ये होगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि डेली बेसिस पे देखिए, इफ़ यू आर रियली, जब आपका एक मुकम्मल तरीन आपने मकसद बना लिया है कि आपने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है, तो ये उसमें आप लोग को चाहे छोटी कुर्बानी हो चाहे बड़ी कुर्बानी हो, तो उसमें एक ये जो शेड्यूल बनाना होता है ना, जो टाइम टेबल बनाना होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग रहे होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो योर ओन स्केड्यूल, ओन टाइम टेबल, क्योंकि आप खुद अपने उस टाइम टेबल के तख्लीक कार होते हैं, आपने खुद वो बनाया होता है। फिर जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। कई दफ़ा ये होता है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होता। लाइक आप बनाएंगे 20 घंटे का बना लेंगे या 22 घंटे का बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी है, उसकी और भी नीड्स हैं, और भी हमने सोना भी होता है, जागना भी होता है, हमें इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है, हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट
आप जब उन सारी चीज़ों को साइड पे रख के अनरियलिस्टिक से गोल्स बना के अपने टाइम टेबल बना के रखते हैं ना, तो आप उस टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं कर पाते। ऑन अदर हैंड अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं जो कि 10 से 12 घंटे का हो, अपने टाइम को देख के, अगर 10 से 12 घंटे आप नहीं कर सकते और 6 से 7 घंटे हो, दैट इज़ इनफ एज वेल। क्योंकि जाहिर है मैनी ऑफ यू कैन बी स्टूडेंट जो कि हर चीज़ छोड़ के एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, बट मैनी ऑफ यू मैनी ऑफ द पीपल मस्ट बी जॉबियंस। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैरिड होंगे, कुछ की कोई मजबूरियाँ होंगी, क्योंकि मतलब हर इंसान की लाइफ के हालात जो है वो दूसरों से डिफरेंट होंगे। तो उस हालात के मुताबिक आप 3 घंटे निकालें, 4 घंटे निकालें या 5 घंटे निकालें, लेकिन उसको आपने डिवाइड करना है, उस वक्त को आपने डिवाइड करना है कि किस तरह से आपने लेके चलना है। आपको खुद पता है कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हैं, कोई आपको दूसरा शख्स नहीं बता सकता। बट आपने जब वो शेड्यूल बना लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि मैं 30 मिनट जो है ना वो मैंने बैठ के ना इंग्लिश के पेयर ऑफ वर्ड और ये वाली सारी चीज़ें याद करनी, 5 करूँ, 10 करूँ, जितने भी करूँ, 30 मिनट के मैंने शेड्यूल बनाया। और 30 मिनट के मैंने बनाया है कि 30 मिनट में मैंने एक आर्टिकल पढ़ना है और उसको रीराइट करना है या कुछ इस तरह से करना है। ठीक हो गया। 1 घंटे का मैंने बनाया है कि उसमें मैंने इस्लामियत का एक टॉपिक जो है ना उसको कवर करना है। अब अगले दिन जब मैं इस स्केड्यूल पर अमल करने लगूँगी, तो अब वो 30 मिनट में जो मैंने पेड ओवर्ड और वो वाली सारी चीज़ें करनी है, तो अगर मैं उनको क्या कहते हैं, अगर मैं वो 30 मिनट पे उन चीज़ों पे लगा दूंगी जो चीज़ें मैंने सोची हैं, लेकिन अगर वो 30 से 35 या 40 मिनट पर चला जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि फिर शेड्यूल जो है वो मेरा ख़राब हो जाएगा और माइंड जो है वो फिर डाइवर्ट हो जाएगा और उस पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे स्केड्यूल को लेकर चलें। सो ये चंद एक चीज़ें थी जनरल जो मैंने आपको बतानी थी कि उन चीज़ों को लेकर चलें और साथ में अपनी प्रैक्टिस करें रिटन, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर पेपर, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आती हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी दैट इज़ द डायरेक्टिव वर्ड्स इन CSS रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो वहाँ पे तब ये होता है कि आपको उस क्वेश्चन को आपने लेके किस तरह से चलना है, उसका आंसर किस तरह से करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आर्गुमेंटेटिव होते हैं, कुछ के आंसर्स जो होते हैं वो मतलब आपने एग्जांपल्स दे के उनको बयान करना होता है। कुछ में फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर आंसर ऐसा नहीं है जिसको आपने एक रिपोर्ट की तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लेके चल रहे हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, अब कोई क्वेश्चन जो है वो उसमें वर्ड एनालाइज का यूज़ होगा, किसी में डिस्कस का वर्ड यूज़ होगा, किसी में होगा क्रिटिकल एवेल्यूएट। सो दीज आर सम की वर्ड्स विच विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। और जब आप इन वर्ड्स की अहमियत को समझ जाएंगे, जब आपको पता होगा कि ये जब क्वेश्चन में वर्ड आ जाएगा तो आपने उसको किस तरह से डील करना है, ठीक हो गया, तो आप उस तरह से उसका आंसर भी कर सकते हैं। लाइक अब इसमें एक वर्ड है एनालाइज, ठीक हो गया। इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है कि 2020 CSS में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ अबाउट एनालाइज द मदीना अकॉर्ड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल। अब इसमें ये है कि उन्होंने मदीना अकॉर्ड भी पूछा हुआ है, ठीक हो गया। ये इमेज अगर क्लियर नहीं हो रहा तो ये आपसे शेयर भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो फर्स्ट चीज़ एनालाइज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है एनालाइज द मदीना अकॉर्ड एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आ गई हैं, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया और इसमें मदीना अकॉर्ड भी आ गया, ठीक हो गया। मदीना अकॉर्ड का हम सबको पता है कि वो क्या था, कि कैसे कैसे हुआ, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमें पता है, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है शायद उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, इन्होंने सेपरेट अपने अपने टाइम्स में डिफरेंट अपनी थेरीज इन्होंने पेश की थी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ द सोसाइटी इज क्रिएटेड।
the point is that the question is divided into two basic parts. You have to write about the Medina Accord as well. You have to write the key points on it. You have to give the historical background. You have to write the circumstances in which it was initiated. Okay, and then you will also be writing about social contract, that how social contract has initiated in the historical in the history, और किस तरह से डिफरेंट जो पोलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ बयान किए. फिर आपने इनमें सिमिलैरिटीज़ बतानी है, फिर आपने इनका कंपैरिजन करना है. अब ये नहीं है कि आप सिर्फ मदीना अकॉर्ड लिखते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ज़रा सा भी डिफाइन ना करें, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा. बेसिकली दिस क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ टू मेन पार्ट्स. यानी जो मदीना अकॉर्ड है वो आप समझ लें कि आपका 10 नंबर का होगा, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 10 का होगा. तो आपको 20 नंबर का आपने सवाल करना है. तो आपको दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है और इन चीज़ों को आपने अपने आर्गूमेंट से सपोर्ट करना है. फिर उसका आपने एक खूबसूरत सा कंक्लूजन भी देना है. आपने क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है कि किस तरह से इन दोनों में कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ हैं. ठीक हो गया. अब एक और चीज़ डायरेक्टिव वर्ड्स में जो कि CSS के आप पास्ट पेपर्स अगर देखें तो डिस्कस एक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है. like there is one example, discuss the significance of renewable energy resources for Pakistan affair for Pakistan. ठीक हो गया. अब यहाँ पे ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपने लिखना है कि वो पाकिस्तान में किस तरह से उनको यूज़ करके पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस है उनको ख़त्म किया जा सकता है. ठीक हो गया. यहाँ पे अब आपने सिर्फ ये नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी की आपने डेफिनेशन देनी है या उसके थोड़ी चीज़ें लिख देनी है. नो, यू हैव टू राइट सम एविडेंसेस, यू हैव टू गिव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपको थोड़ा उसका बताना पड़ेगा. यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स भी ऐड करनी पड़ेंगी. यहाँ पे आपको रेलिवेंट कोई चार्ट अगर याद हो वो भी बताना पड़ेगा. अगर आपका थोड़ा किसी का साइंस का बैकग्राउंड है तो दैट पर्सन मस्ट नो अबाउट इट, दैट हाउ सिग्निफिकेंट दिस क्वेश्चन इज, और इसके आंसर्स में कितनी खूबसूरत हम डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं. जब आप एवरीडे साइंस पढ़ रहे होते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी साइंस CSS के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह के जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. आप उसमें डायग्राम्स भी बनाते हैं और चीज़ें याद करते हैं. तो जब आप ओवरऑल CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आपने डायग्राम तो अपने एवरीडे साइंस के पेपर में याद की होगी या बनाई होगी कहीं ना कहीं. तो यू कैन यूज़ दैट एज योर sportive evidence in your this question as well. Okay, simply writing the answer or significant is not enough. You have to give a proper you have to present the proper advantages of renewable energy resources कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोशल और मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में ये हेल्पफुल हो सकती है. ठीक हो गया. इसको आपने हर तरह से हर पॉइंट से आपने बताना है. सोसाइटी में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, या रीजनल में लोकल लेवल पे हमारे यहाँ क्या इफ़ेक्ट होगा, प्रोविंशियल लेवल पे, हमारे कंट्री लेवल पे, या हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं, या हम इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट, जो भी जिस तरह से भी, वो सारी चीज़ें जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आपके पास इनफ ऑफ मटेरियल होता है और आप उसको लिख सकते हैं. तो उस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है. देन कम्स द वर्ड इन्यूमरेट्स. इसमें अगेन एक एग्जांपल है जी. एमपीटी की मैं क्वेरी साथ साथ देख रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी फिर आपके. Enumerates the measures adopted by Pakistan to spotlight on the plight of Kashmiri people in the Indian occupied Jammu and Kashmir after 5th August 2019. Okay, so here you have to cover all the relevant measures which have been adopted by Pakistan. You can go from the historical perspective. आप बिल्कुल पीछे से जाएं जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने हेल्प की और पाकिस्तान ने जो इस
सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ जिस फोरम पे अपनी आवाज़ उठाई और जो अपने लॉज बनाए और जिस तरह से चीज़ों को लेके चले हैं, तो आपको हर एस्पेक्ट को लेके चलना है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं, सोसाइटी नहीं, हमारे कंट्री में लोग जो हैं उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट किया है, पाक कश्मीर की कॉज को। और हम शुरू से करते आ रहे हैं सिंस 1947 टू नाउ। देयर इज़ अ ग्रेट हिस्ट्री, देयर इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री एज वेल। आपको एक क्लिक से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स टॉपिक्स, देयर इज़ अ कश्मीर इशू हर सिलेबस के आउटलाइन में दिया हुआ है। तो आप जब कश्मीर का वो वाला टॉपिक करेंगे तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो आपने उसको एक खूबसूरत तरीके से आपने बयान करना है। साथ आपने उसकी कश्मीर की एक डायग्राम भी वहाँ पे ऐड करनी है। दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। समटाइम्स पीपल ओनली राइट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर। पेपर में वो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल शुरू किया उसको ख़त्म कर दिया, ना वो चार्ट ऐड करते हैं ना कोई डायग्राम ऐड करते हैं, तो उससे वो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू कैन ऐड फ्लो चार्ट्स एज वेल। फ्लो उसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में डायरेक्ट जाके नहीं बना सकते, ये तो बात आप लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द वर्ड क्रिटिकल एवेल्यूएट, दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। नाउ I have already discussed analyze, discuss, enumerate, and now comes critical evaluate. Every single word is important when you are reading your question in the exam hall, because when you know the क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मसला ही सॉल्व हो जाता है, आप जो है वो आंसर कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो आप आंसर किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं उस क्वेश्चन के आंसर में तो एग्जामिनर नोज के इसकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के साथ डिवेल्प है या नहीं है। तो अगर आपसे वो एनालाइज पूछ रहा है दो चीज़ों के बारे में और आप सिर्फ डिस्कस स्टार्ट कर दिया, आपने उसको सिर्फ बयान करना शुरू कर दिया है, डायरेक्ट सिर्फ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बारे में आप नहीं लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक गलत इंप्रेशन डालेगा। इसलिए आपने चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेके चलना है। इवेल्युएट में ये आ जाता है, देखें, critically evaluate the valuation of Muslim separate identity in the subcontinent. ओके, सो यहाँ पे ये है कि उन्होंने आपसे आपका अपना ओपिनियन भी मांगा हुआ है। क्रिटिकली एवेल्युएट मतलब आप जो पीछे हमारे आ चुके हैं, जो चीज़ें जो स्ट्रगल हमने की है, उन सबको जो मुस्लिम सेपरेट आइडेंटिटी की स्ट्रगल चलती रही है, हम ज़बान ज़्यादा हम हैं, हम शुरू से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में, एफएससी, बैचलर एंड ऑल दैट। बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस आंसर तो कई चीज़ें जो हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की होती है और उनको हम भूल जाते हैं। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आपने सादा सिर्फ ये नहीं लिखते ना कि 14 निकात लिख दिए या सर सैयद अहमद खान की बातें लिख दी, ये कुछ इस तरह नहीं। आपने लिखना और आपने बाकायदा बताना है कि इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था, क्या इसने किस तरह से इट वाज हेल्पफुल फॉर द मुस्लिम्स एट दैट टाइम, और किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। लाइक अगर आप ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर मैंने ये सॉल्व करना हो तो मैं सिंपली हिस्ट्री में जाके कुछ एग्जांपल्स देंगे कि किस तरह से मुसलमानों में ये एहसास बेदार होना स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ आए, डिफरेंट एक्ट जो है वो उन्होंने मुतारिफ करवाने की कोशिश की, बहुत सी स्ट्रगल उन्होंने की, तो वो एक कम्प्रीहेंसिव सा आंसर बन जाता है। तो एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि द कैंडिडेट हु इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन ही हैज़ गुड बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री एज वेल। तो जब वो आप चीज़ें सारी लिख रहे होंगे, एवोल्यूशन मीन्स दैट हाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड, और किस तरह से इसने जो आज शक्ल है मुस्लिम आइडेंटिटी की उसको किस तरह से शेप किया या किस तरह से शेप किया और वो हेल्पफुल साबित हुई मुसलमानों के लिए अपने एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। सो आपको वो सादा फैक्ट्स लिखने से कुछ नहीं होगा, आपने वो फैक्ट्स भी बयान करने और साथ आपने बताना भी है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था, इसका जो इम्पैक्ट था जो भी ठीक हो गया। नाउ देयर इज़ अ वर्ड इलेबोरेट, देन अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ CSS दैट चाइना, पाकिस्तान, रशिया कोऑपरेशन विल फाइंड सूटेबल सपोर्ट मैकेनिज्म इन द SCO। अगेन
Here you have to present the relevant information regarding the topic China, Pakistan, Russia cooperation. It does not mean that you will start कि 1947 से हमारे ताल्लुकात कैसे थे या उसके बाद कैसे होना स्टार्ट हुए. इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल भी बयान नहीं करनी, क्योंकि CSS के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारी की सारी हिस्ट्री नहीं जा रही होती. आपको करंट जो डेवलपमेंट चल रही है फिर उसके ऊपर आपको क्रिटिकली आपको आंसर करना ज़रूरी है. हिस्ट्री की बुक्स भरी पड़ी हैं, एग्जामिनर नोज व्हाट इज़ रिटन देयर. ठीक हो गया. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप ज़रूर दें, क्योंकि उसके बगैर उससे एग्जामिनर को आइडिया होता है कि दैट यू हैव डीप नॉलेज. लेकिन आपने उसको फ़ौरन ही करंट अफेयर्स पे लेके आना होता है. आपने फ़ौरन ही उसको बताना होता है कि भाई मुझे आज के जो हालात है, आज के डेवलपमेंट से उन चीज़ों का पता है और उसको किस तरह से आप इवेलुएट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, जिस तरह से भी वो सारा कुछ आपने उसको बयान करना है और उस रेलिवेंट आपने इंफॉर्मेशन देनी ही देनी है. नेक्स्ट कम again, that is explain Afghans led solution of Afghanistan crisis. ओके सो देखें, इस क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान क्राइसिस भी आ गया. ठीक हो गया. अफगान्स लेड सोल्यूशन के अफ़गानिस्तान के क्राइसिस में किस तरह से कोई एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो अफ़गानियों का ही बनाया हुआ जो है वो हेल्पफुल हो सकता है. यहाँ पे आपने ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, आपने इसको देखना है और उसके मुताबिक जो है वो आपने आंसर करना है. हाउ लाइक क्लैरिफाई द टॉपिक एज टू हाउ एंड वाई इट अकर्स. क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ, उस क्राइसिस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या उसको हम पैसिफाई सिचुएशन को कैसे कर सकते हैं. तो आपने बड़ा ऐसे खूबसूरती से चीज़ों को लेके चलना है. एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट लाजमी करना है. हैपहैज़र्डली आपने आंसर नहीं करना है कि आप एकदम से स्टार्ट हो जाएं 9/11 से और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हुई, या डू मोर एंड ऑल दैट, जो कि मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें जो सबके ज़बानी ज़दाम है, उस तरह से आपने नहीं चलना. यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ एन CSS एग्जामिनेशन, सो योर आंसर शुड बी डिफरेंट फ्राम अदर्स. यहाँ पे आपको बताना है कि आपने रिसर्च की हुई है अफ़गानिस्तान के टॉपिक पे, आपको बेहतरीन चीज़ों का इल्म है, आप रेलिवेंट रेफरेंस देंगे. आपको पेपर में जाने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगेन जो भी आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपने उसका सिलेबस तो डेफिनेटली आप देखते हैं, लेकिन होता ये है कि हम वो जो सिलेबस की आउटलाइन है उसको इग्नोर कर देते हैं, और सिलेबस की आउटलाइन से आगे पीछे क्वेश्चंस नहीं होते, रेलिवेंट ही होते हैं डेफिनेटली, लेकिन ऑब्वियसली वो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप न्यूज़पेपर्स के साथ इन टच हो तो यू नो दैट दिस development has been happening in the world, and then you can answer it. For that you have to be well versed with your current affairs as well, so you know the main terminologies and you can answer these terminologies in your question in your paper. Otherwise आप रेस में जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे. then comes explore. इसमें ये आ जाता है, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्लाम प्रोवाइड्स बेटर राइट्स to men and women than all other religious. explore with arguments. सिंपल सी चीज़ है भाई कि आपने इस राइट्स तो दिए हुए हैं ना मैन एंड वुमेन के, बाकी रिलीजन्स में भी दिए हुए हैं, बट यू हैव टू डिस्कस कि इस्लाम में किस तरह से बेटर है, उसमें किस तरह से वुमेन के राइट्स जो हैं वो इलेबोरेट किए गए हैं, उनको किस तरह से ग्लोरीफाई किया गया. और इसका आप खूबसूरत सा एक कंपैरिजन वो ये हो सकता है कि वेस्टर्न में तो 19th सेंचुरी में जाके कहीं वुमेन को कोई प्रॉपर्टी के राइट स्टार्ट हुए थे, फिर 20th सेंचुरी में राइट ऑफ वोट स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस्लाम में वुमेन को राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कब से स्टार्ट है, 1400 मैनी सेंचुरीज हैव गॉन है, और वुमन हैज़ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. उनके पास नानो नकफ़ा और किस कदर इख्तियारात मौजूद होते हैं.
she can possess the property. In 1870s there was the law in, if I am not wrong, ब्रिटिश में एक लॉ आया था जिसके तहत औरत के पास इख्तियार था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑन कर सकती है, जबकि मुस्लिम इस्लाम ने औरत को यह काफ़ी सदियों पहले दे दिया था। तो इस तरह से आप चीज़ों को आप एग्जांपल दे सकते हैं और आप हिस्ट्री में एक्सप्लोर करके चीज़ों को बयान कर सकते हैं। अब ये है नेक्स्ट है कमेंट दिस वर्ड। अब ये जो वर्ड्स डायरेक्टिव जो ये वर्ड्स मैं बयान कर रही हूँ, जैसे ये एलेबोरेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, कमेंट एंड देन एक दो वर्ड्स और भी रह गए हैं। तो ये जब आपके पेपर में इस तरह का वर्ड्स आ रहा होता है तो आपने उसके मुताबिक उस तरह से आंसर करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, आप उससे आगे पीछे नहीं जा सकते हो। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये कमेंट ऑन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग को एग्जिस्टेंस इन अ मल्टी फेथ सोसाइटी। तो यहाँ पे ये है कि आप इस के हक़ में बोल रहे हैं, तो आपने अपने लॉजिकल आंसर्स देने हैं, एग्जांपल्स के साथ देने हैं, ठीक हो गया। और अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो आपने अपने ओपिनियन को किसी न किसी एग्जांपल के ज़रिए, किसी न किसी फैक्ट के ज़रिए, किसी न किसी आयत या हदीस के ज़रिए आपने उसको साबित ज़रूर करना है। सिंपली आप सिर्फ अपना ओपिनियन दे देंगे तो वो वैलिड नहीं है, वो मतलब हु आर यू, आपकी वो बात क्यों मानेंगे जब तक आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे किसी चीज़ के साथ, किसी एग्जांपल के साथ। जैसे मैं कह दूं अगर कि इस्लाम में रंगो ज़ात में देयर इज़ नो डिफरेंस ऑन दिस, तो उसकी एक हदीस भी साथ में बयान कर दूंगी, तो वो मेरा जो ओपिनियन है या मैं जो बयान कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, तो दैट विल बी सब्सटेंशिएटेड बाय द हदीस, ठीक हो गया। वो एक अच्छा इम्पैक्ट चाह रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिलेटिवली ऐसे 2-3 लाइनों में लिख दूँ, ना कोई एग्जांपल दूँ, ना मैं कोई रेफरेंस दूँ, तो फिर वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता और आपको कभी भी अच्छा स्कोर नहीं देता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी हर हेडिंग में आप जो भी लिख रही हैं उसको साबित करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपके पास मौजूद हो। आप नहीं साबित करेंगे, आपके सवाल में कोई जान नहीं आएगी, आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। देन कम्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें ये एक एग्जांपल है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट political philosophies of Hobbes and Locke. How are these philosophers implemented in present day political systems and policy making? देखें अब दो वर्ड्स आ गए हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। इसमें आपने ये करना है कि जैसे ये जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की बात हुई है, तो आपने पहले सेपरेटली इनके लिखने हैं की पॉइंट्स, फिर आपने इनमें सिमिलैरिटीज़ लिखनी है कि क्या, जैसे थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक दोनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का की थ्योरी पेश की थी, ठीक हो गया। दोनों का ये मानना था कि लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट बनाई है और फॉर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट, ये इस तरह की सिमिलैरिटीज़ इनकी हो जाती हैं। फिर आपने कंपेयर करना है कि थॉमस हॉब्स कहता था कि जो लॉ ऑफ नेचर है, जो नेचर वाला टाइम था, वो मतलब जो मैन था वो ब्रूटिश था, मतलब कि मैन एक वाइल्ड वो कोई वहशी था, इस तरह के वो अल्फाज बयान करता है। लेकिन जॉन लॉक का नज़रिया जो है वो उससे डिफरेंट है। तो इस तरह आप कंपेयर भी करते हैं, आप सिमिलैरिटीज़ भी बयान करते हैं और आप चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक हो गया। अब देन कम्स द डिस्क्राइब, एक वर्ड है डिस्क्राइब अल मवारादिस थ्योरी ऑफ इमेज, ठीक है। डिस्क्राइब में आपके पास ओपन है जो है ना, वो आपके पास आ जाता है, मौका आ जाता है कि आप लिख सकते हैं आराम से कि उसने जो थ्योरी पेश की है वो क्या पेश की है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या रेलिवेंसी है। आप उसकी रेलिवेंसी को आजकल की करंट डेवलपमेंट्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और आप उसकी रेलिवेंसी को इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनकी सोसाइटी में एट दैट टाइम हाउ इट हैज़ इम्पेक्टेड देयर सोसाइटी। लेकिन अगेन जब आप ये बयान कर रहे होंगे तो आपने उस टाइम अलमरदी जो वो पॉलिटिकल थिंकर था, उसने किन हालात में ये थ्योरी पेश की थी, ठीक हो गया, और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया, खैर वो एक अलग डिबेट है। बट आपको उस
थ्योरी के आगे पीछे, उसका बैकग्राउंड, उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट, उसके कॉजेज़, उसके रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको बयान करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स विच आर, ये वर्ड्स जो है ना ये आपके साथ शेयर भी कर दिए जाएंगे ताकि आपको मज़ीद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स अगर आपको इनकी समझ आ जाती है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें ये होगा कि आपके लिए क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा. फिर आप उसका आंसर जो है इस हिसाब से करेंगे और आप यू विल स्कोर बेटर. अगेन हमारी ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें यही है कि हमने जो है सिलेबस को हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डेज में. वो आपके साथ जो जो ज्वाइन करेगा उसके साथ प्लान शेयर कर दिया जाएगा. डेट वाइज जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हमने पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है 2 से 3 माह में चंद एक सब्जेक्ट्स के. और उसका ये है